अब बात करते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। अनुच्छेद 14 से समानता का अधिकार का अर्थ क्या है? देखो, समानता का अधिकार से अर्थ का तात्पर्य है कानून के समक्ष सभी समान हैं। कानून के समक्ष सभी समान हैं। ठीक है। और बात करते हैं अपन, जाति हो गई, ठीक है, धर्म हो गया, लिंग हो गया, ठीक है, मूल स्थान हो गया, या फिर जन्म स्थान हो गया, ठीक है, या जन्म स्थान, इनके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखो, कानून इस समानता का अधिकार से तात्पर्य क्या है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, चाहे जाति के बारे में बात करें, चाहे धर्म या लिंग या मूल स्थान या जन्म स्थान, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मैं अनुच्छेद 14 के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता यानी राज्य हो गया भारत, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, राज्य है, राज्य मतलब अपना पूरा भारत देश हो जाता है। यहाँ पर राज्य से मतलब सिर्फ मध्य प्रदेश से नहीं होता है, पूरे भारत से, चाहे यूटी के बारे में बात कर लो, चाहे पूरे सारे स्टेट के बारे में बात करो। तो राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। किससे? विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 में क्लियर लिखा होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं कि विधि के समक्ष समता है, विधियों के समान संरक्षण। देखो, विधि के समक्ष समता है, ये जो विचार लिया गया है वो इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, ये जो विचार है एक टाइप से नकारात्मक विचार कहते हैं इसको। कैसा? नकारात्मक विचार होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि किसी को भी कानून से कोई छूट नहीं होती है। क्या है? कानून से छूट नहीं होती है किसी को भी। विधि के समक्ष समता से तात्पर्य क्या है कि किसी को भी कानून से छूट नहीं होती है, कोई विशेषाधिकार नहीं होता है, कोई विशेषाधिकार नहीं होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का भेदभाव यहाँ पे नहीं किया जाएगा, पक्षपात नहीं किया जाएगा, किसी का पक्षपात नहीं किया जाएगा। यानी ये सभी नागरिक को, जितने सारे सभी नागरिक हैं भारत में, जितने सारे राज्य में नागरिक हैं, उनके साथ में समान विधि होगी, सभी के लिए समान विधि के बारे में बात की जाए। देखो क्या बोला है, विधि की समक्ष समता इंग्लैंड से लिया गया अवधारणा है, जो कि नकारात्मक अवधारणा है। इसमें बताया गया कि इसमें किसी को भी कानून से छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, किसी को भी विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। ये सभी नागरिकों के लिए समान विधि है, सभी के लिए समान विधि मिलेगी। ठीक है, मैं बात करता हूँ विधि के समान संरक्षण से तात्पर्य, ये अमेरिका से लिया गया है सिद्धांत है। कहाँ से? अमेरिका से। एक सकारात्मक अवधारणा होती है, कैसे? सकारात्मक अवधारणा कहते हैं विधि के समान संरक्षण। यानी संरक्षण, कोई यदि व्यक्ति है, ठीक है, ऐसे मान लो कोई व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति है, ठीक है, अमीर व्यक्ति है, वो एक गरीब व्यक्ति है, तो उसने तो भैया महंगा वकील कर लिया। क्या? महंगा वकील कर लिया। इसके पैसा नहीं है, तो क्या है, सरकार इसको अपनी तरफ से सरकारी वकील करके दे देगी। तो इसके वकील हो गए, इसके वाले वकील, ये भी अपना पक्ष न्यायालय में रख सकता है, ये भी अपना। तो समान संरक्षण के बारे में बात की जाती है यहाँ पे। इससे तात्पर्य है कि समान परिस्थितियों में, मतलब परिस्थितियाँ समान बनाई जाएगी और समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, समान परिस्थिति में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार। क्या बोलता है? समान संरक्षण से तात्पर्य समान परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के लिए, सभी व्यक्तियों के साथ
समान व्यवहार किया जाएगा। समान परिस्थिति में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। समान कानून की सुरक्षा प्रदान करेगा। समान कानून की सुरक्षा प्रदान करेगा। एक बार दोबारा देखते हैं। देखो, विधि के समझ समता के बारे में बात की जाती है। तो विधि के समझ समता अनुच्छेद 14 में बात की जाती है। यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि भारत की राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समझ समता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसमें दो सिद्धांत के बारे में बात की, विधि के समझ समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समझ समता से तात्पर्य है कि ये इंग्लैंड से लिए गई ये सिद्धांत है, जो कि नकारात्मक अवधारणा होती है इसकी। इसमें बोला कि कानून से छूट नहीं होती, किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलते हैं, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, पक्षपात नहीं किया जाएगा, सभी नागरिक के लिए समान विधि होगी। विधि के समान संरक्षण से तात्पर्य अमेरिका से लिया गया सकारात्मक अवधारणा होती है। ठीक है, इसमें कोई अमीर व्यक्ति है उसको वकील वगैरह मिल जाता है, अमीर को नहीं मिल जाता तो सरकार, गरीब को नहीं मिलता है तो सरकार उसके लिए वकील देती है ताकि दोनों अपना बराबर पक्ष रख सकें। तो यही बोला गया है कि समान परिस्थिति में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, समान कानून की सुरक्षा प्रदान करता है यहाँ पर। इसके यदि मैं विशेषताओं के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, विशेषता तो क्या विशेषता है कि कानून के समक्ष सभी समान है। कानून के समक्ष सभी समान है। कानून के समक्ष सभी को समानता है मिलती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि विधि का समान संरक्षण। पहले तो दोनों यही मिल जाती है, कानून की समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण, यानी विधि के समान संरक्षण। तीसरे नंबर की बात की जाती है कि भेदभाव का निषेध होता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, भेदभाव का निषेध के बारे में बात की जाती है। ठीक है, और चौथे नंबर पर विशिष्ट वर्गों के लिए, यानी कोई गरीब व्यक्ति है भाई, गरीब व्यक्ति है, उसके पास वकील करने की औकात नहीं है भाई उसकी, भाई गरीब इतना उस सुबह शाम खा पा रहा है, ये बड़ी बात है। अमीर व्यक्ति है तो बड़ा महंगा वकील कर लेगा, आराम से केस जीत जाएगा। तो सरकार उसके लिए क्या सरकारी वकील करने की प्रावधान देती है। तो क्या बोला कि विशिष्ट वर्गों के लिए विशिष्ट प्रावधान के बारे में बात की जाती है। विशिष्ट वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, हालांकि आगे भी कई जगह लागू होगा क्योंकि ये अनुच्छेद 14 है, ये यूनिवर्सल है, सारे संविधान में लागू होता है। ठीक है, जैसे कि महिला हो गए, बच्चे हो गए, पिछड़े वर्ग हो गया। ठीक है, तो इनको क्या है कि ये हमेशा से शोषित रहे हैं सदियों से, तो इनके लिए सरकार ने प्रावधान किया है कि इनको अपलिफ्टमेंट करने का प्रावधान दिया है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का आधार मिलता है। क्या न्यायिक पुनरावलोकन का आधार बनता है। ठीक है, अगला क्या है, समानता का सार्वभौमिक सिद्धांत। अभी बोले बता रहे हूँ ना कि सारे पूरी संविधान में लागू होता है, तो समानता का ये सार्वभौमिक सिद्धांत है। देखो क्या क्या देखा अपन ने, एक बार दोबारा देखते हैं कि विधि के समक्ष समता। ठीक है, ये जो है राज्य भारत के किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं रखेगा। इसमें दो सिद्धांत होते हैं, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता है, ये इंग्लैंड से लिया गया विचार है, नकारात्मक अवधारणा है। ये किसी को भी कानून से विशेष छूट या विशेष अधिकार नहीं देती है, किसी भी तरह का भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाता है। ठीक है, उसको स्वीकार नहीं किया जाता बिल्कुल भी, और सभी नागरिकों के लिए समान विधि के बारे में बात की जाती है। समान संरक्षण से तात्पर्य अमेरिका से लिया गया सिद्धांत है, सकारात्मक अवधारणा है। ठीक है, तो समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, समान कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। विशेषताओं के बारे में बात की जाती है तो कानून की समक्ष समता, कानूनों का समान संरक्षण के बारे में बात की जाती है। ये सार्वभौमिक सिद्धांत रहता है, न्याय पुनरावलोकन से शक्ति देता है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, और विशिष्ट वर्गों के लिए छूट वगैरह दी जाती है इसमें। तो इस टाइप से ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होता है। अगला बात करते हैं अपन अनुच्छेद 15 के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के बारे में बात करते हैं, विभेद का प्रतिषेध करता है। किसका? विभेद का प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब रोकना होता है। अपन एक एक से सबके बारे में बात करते हैं। देखो,
राज्य किसी भी व्यक्ति को, इसमें मुख्यतः 5 मूल दिए रहते हैं। राज्य क्या है? राज्य किसी भी व्यक्ति को, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, क्या बोलता है? राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी इसका तात्पर्य क्या हुआ? ये सभी के लिए समरसता के बारे में बात करता है। समरसता है ना, भारतीय समाज में समरसता का मतलब समान न्याय के बारे में बात करेगा, समान न्याय के बारे में बात करेगा। ठीक है, सामाजिक न्याय के बारे में बात करेगा, समानता के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो ऐसी भावना को ये प्रकट करता है। तो इसमें भी कम से कम बात करेंगे अपन 6 अनुच्छेद पढ़ेंगे, क्लॉज इसके पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 15 का 1 इसकी शुरुआत करेंगे। देखो, सबसे पहले दोबारा देख लें। विधि का प्रतिषेध के बारे में बात करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पे भारतीय समाज में जो समानता हो गई, न्याय हो गई, ठीक है, सामाजिक समरसता की भावना को ये स्थापित करता है। तो सबसे पहले भेदभाव का निषेध के बारे में बात करता है। भेदभाव का निषेध, देखो अभी अपन ने 5 मूल पढ़े हैं इसके, की बात करता है। भेदभाव का निषेध से तात्पर्य होता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग इनके आधार पर शिक्षा के अवसर या नौकरी से वंचित नहीं किया सकता किसी को। ठीक है, शिक्षा के अवसर या नौकरी से वंचित नहीं किया सकता इसको। शिक्षा के अवसर या नौकरी से वंचित नहीं किया सकता है। अनुच्छेद 15(1) भेदभाव का निषेध क्लियर बोलता है शिक्षा के अवसर इन धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं किया सकता है। अनुच्छेद 15(2) ठीक, आर्टिकल 15(2) इसमें क्या बोला है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर सार्वजनिक स्थल हो गए, जैसे कि बात करता हूँ मैं, कुआं हो गए, तालाब हो गया, ठीक है, स्कूल वगैरह हो गए, सार्वजनिक होटल हो गए, मनोरंजन क्लब वगैरह हो जाते हैं, यहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इनको धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, स्थान, जन्म स्थान के आधार पर उसको रोक नहीं सकते कि भाई आप फलाने जाति से हो, आप फलाने धर्म से हो, आप स्त्री हो तो आपको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा। ठीक है, और आप फलानी जाति को तो आपको यहाँ पर पढ़ने नहीं दिया जाएगा, आपको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ खाना खाने नहीं घुसने दिया जाएगा, आपको यहाँ पर कुआं में पानी नहीं भर सकते हैं। तो इस सब को निषेध करता है कौन सा? अनुच्छेद 15(2). ठीक है, यानी समान भागीदारी का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15(3) के बारे में बात करता हूँ मैं। अब यहाँ से अपन को अपवाद मिलना शुरू हो जाते हैं। अभी 15(1) और 15(2) विभेद का प्रतिषेध कर रहा है, यानी किसी प्रकार का धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान का विभेद नहीं करेगा। ठीक है, 15(1) में बोला गया है कि शिक्षा के अवसर यानी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ शिक्षा के अवसर या किसी को नौकरी लेने के लिए भेदभाव निषेध है। ठीक है, अनुच्छेद 15(2) बोलता है कि सार्वजनिक स्थलों तक समान पहुंच होनी चाहिए सबकी, यानी किसी को भी दुकान हो गए, ठीक है, सार्वजनिक भोजन हो गए, भोजनालय हो गए, होटल हो गए, मनोरंजन क्लब हो गए, कुआं, तालाब वगैरह, इनको धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, इनको रोक नहीं सकते हो। अनुच्छेद 3 में क्या बोलता है कि राज्य है, राज्य स्त्री हो गई, ठीक है, महिला हो गई और बालक हो गए, इनके लिए सुरक्षा के लिए प्रावधान कर सकता है, इनकी कल्याण के लिए योजना या कोई कानून बनाने का प्रावधान कर सकता है। क्या बोलता है कि राज्य स्त्रियों और बालकों की सुरक्षा और उनके कल्याण हेतु प्रावधान कर सकता है। जैसे कि बात करें अपन महिलाओं के लिए कि अलग से महिला प्रसूति अवकाश मिलता है अपन को। ठीक है, महिला प्रसूति अवकाश, ठीक है, महिला प्रसूति अवकाश, आंगनवाड़ियों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, बच्चों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम की वाली बात की गई है। तो ये इसका वो नहीं है, क्या नहीं है, उल्लंघन नहीं है, ऑलरेडी क्लियर बताया गया है किसमें, सामान्य संरक्षण में, कि भाई ये दबे कुचले लोग हैं,
ठीक है, इनका शोषण सदियों से होता है, तो इनका अपलिफ्टमेंट करना है, इनको भी अपन को क्या बोलते हैं, मतलब पहुंचाना नहीं, लेकिन इनको अवसर देना है। तो जो भी भाई अवसर का फ़ायदा उठाएगा, जो मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा। ठीक है, तो उनको कोई अपन केवल मूल एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 15(3) ये चीज़ें होती हैं। यदि मैं 15(4) के अनुच्छेद में बात करता हूँ, तो 15(4) में क्या है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, क्लियर बोला गया है, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, क्या बोलता है, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, एक और इस दोबारा से पेज पलट लेते हैं। राज्य सामाजिक, अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(4), राज्य सामाजिक और शैक्षणिक, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, जैसे कि बात करता हूँ SC, ST या फिर OBC, इनके कल्याण के लिए, प्रावधान कर सकता है। क्या बताया है अनुच्छेद 15(4) में कि राज्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी SC, ST, OBC के कल्याण के लिए प्रावधान कर सकता है। ये जो प्रावधान के बारे में बात की जाती है, जब पहला संशोधन आता है, कौन सा, 1951 में, 1951 में पहला संशोधन आता है, कौन सा, चंपाकम दोराई-राजन, एक डॉक्टर होती है, मतलब लड़की होती है, चंपाकम दोराई-राजन, दोरैया राजन, ठीक है, वो मेडिकल एग्ज़ाम पास कर लेती है, तो उसका मेरिट में नाम आ जाता है। और वहाँ पर क्या है कि मद्रास यानी तमिलनाडु में, ठीक है, उस टाइम मद्रास ही था 1991 के टाइम, 51 के टाइम पे, तो सरकार मतलब उसको बाहर कर देती है, क्योंकि उसको जो कुछ जो शोषण वाले जो वर्ग थे उनको आरक्षण देना था, उनको क्या बढ़ावा देना था। तो ये लड़की सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर देती है, तो क्या बोलते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है इसको मामले को अवैध करार दे देता है कि भाई लड़की को उसको देना पड़ेगा, क्या मतलब उसकी सीट देनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या संसद क्या करती है, कानून लेकर आती है, 15(4) संविधान संशोधन कर देती है कि भाई जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, हालांकि ये जो पहले जो बोला था अनुच्छेद 46 जब पढ़ेंगे DPSP, तो DPSP में क्लियर बोलता है कि जो राज्य है पिछड़े वर्गों के लिए, ठीक है, जो SC, ST, OBC महिला हो गई, शोषित वर्ग हो जाता है, ठीक है, सदियों से शोषित हो है, उनके अपन कल्याण के लिए कुछ प्रावधान बना सकते हैं। तो उसके आधार पर सरकार ने कुछ करने का प्रयास किया था, लेकिन लड़की केस कर देती है, चंपाकम दोराई-राजन, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, कि बोले कि यहाँ पर 15(1) का तो क्लियर हनन हो रहा है मुझे, ठीक है, शिक्षा के अवसर से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, 15(1) तो ये बोलता है, लेकिन मेरे को तो यहाँ पर हनन हो रहा है। तो फिर संसद एक कानून लेकर आती है, तो उसमें बताया गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, जिनका हमेशा से सामाजिक रूप से बहिष्कार होता है, उनको किसी प्रकार की शिक्षा नहीं मिली हुई है, ठीक है, तो उन लोगों को अपन प्रावधान दे रहे हैं, ताकि उनको भी तो अपन को उठाना है। तो ये वाला केस यहाँ पे जुड़ के आया था, तो सीधा अपन लिख देंगे यह प्रावधान प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जुड़ा गया था, जिसमें चंपाकम दोराई-राजन के मामले के प्रभाव को समाप्त करने हेतु इसको जोड़ा गया था। अगला है 15(5). 15(5) में क्या है कि राज्य किसी भी शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण का प्रावधान करता है। राज्य किसी भी निजी शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण की व्यवस्था करता है, ठीक है। ये यहाँ पे बात करें तो अपन SC, ST, OBC के लिए जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं वहाँ पे आरक्षण के बारे में बात की जाती है। ये जो आरक्षण के बारे में बात की जाती है, ये 53वां संविधान संशोधन आता है 2005 में, उसके द्वारा ये जुड़ा जाता है। इनामदार मामला, PA इनामदार मामला की बात, ठीक है, तो इसको मंडल 2 भी कहते हैं, मंडल 2,
क्या है, 53वां संविधान संशोधन 2005 में आता है पी इनामदार मामला। तो इसके माध्यम से राज्य किसी भी निजी शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण दे सकता है। अगला 15(6) आता है, इसमें बताया गया कि राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। क्या बोल रहे हैं, राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। यानी पहली बार संविधान में आर्थिक रूप से आरक्षण की बारे में बात की गई। देखो 15(4) में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्ग, यदि 46 पढ़ेंगे वहाँ भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बात कही जाती है, लेकिन पहली बार। और 15(5) में 93वां संविधान संशोधन मंडेट 2 भी कहते हैं इसको, तो राज्य किसी भी निजी शैक्षणिक संस्था में आरक्षण दे सकता है। लेकिन 15(6) जो कि 103वां संविधान संशोधन के द्वारा 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें ये बताता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण। यहाँ पर ये आवश्यक नहीं है कि जो सामान्य कैटेगरी होती है, सामान्य जैसे SC, ST, OBC और UR एक अनरिजर्व कैटेगरी होती है, जो कि कोई रिजर्व नहीं है। इसके लिए SC अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग होते हैं, इनको 49.5% तक का आरक्षण होता है और यहाँ पर 50.5% आरक्षण होता है। लेकिन क्या है कि 59 प्लस 10% आरक्षण और हो जाता है इसके आने से। ठीक है, यहाँ पर आरक्षण में ये लोग भी भाग ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही लोग अकेले भाग रहे हैं, कोई भी ले सकते हैं। लेकिन शर्त ये रही कि SC, ST, OBC यदि ये वाला आरक्षण नहीं लेगा 49.5% से, तब इसको ले पाएगा। अगर ये छोड़ना पड़ेगा तो इसको लेने के लिए, या फिर इसमें रहोगे तो ये नहीं मिलेगा। तो ये बात करता है। तो राज्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को लिए, और कंडीशंस आर्थिक रूप से कमज़ोरों के लिए बात की जाती है। अभी 8 लाख के समथिंग इसका प्रावधान है कि जिसकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है उसका सर्टिफिकेट बनवा सकता है। तो राज्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। अब थोड़ा सा इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस देखो, समान अवसर के बारे में बात करता है। कौन सा अपन ने देखा था, कौन सा 15(1)। एक बार दोबारा से पूरे अनुच्छेद देखते हैं। देखो 15(1) क्या बोलता है कि राज्य मतलब भेदभाव का निषेध करता है। किस आधार पर, धर्म जाति लिंग जन्म स्थान और मूल स्थान की मूल वंश, धर्म जाति लिंग मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी को भी शैक्षणिक और शिक्षा में अवसर और नौकरी में अवसर से भेदभाव नहीं कर सकता है। फिर 15(2) में क्या देखा था अपन ने, 15(2) में देखा था कि मतलब सभी को समान एक टाइप से मतलब क्या बोलते हैं, समानता का अधिकार होगा। किसमें किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा कि कोई व्यक्ति यदि कहीं खाना खा रहा है, कहीं किसी होटल में खाना खा रहा है, कहीं मनोरंजन क्लब में है, किसी स्कूल में है, ठीक है, किसी होटल में है, किसी कुएं पे पानी भर रहा है, किसी तालाब में नहा रहा है, ठीक है, और तो इस टाइप से किसी को भेदभाव उसको रोका नहीं जा सकता है ना। फिर 15(3) में अपन ने क्या देखा कि यहाँ पर इसके अपवाद आने लगते हैं कि जो राज्य है स्त्री और बालकों के लिए, स्त्री और बालक रहते हैं उनके लिए सुरक्षा के लिए और कल्याण हेतु वो प्रावधान कर सकता है। जैसे कि महिला प्रसूति अवकाश दे सकता है, बच्चों के लिए अलग से विशेष शिक्षा के लिए बात कर सकता है, ठीक है, आंगनबाड़ी वगैरह खोल सकता है। फिर 15(4) में देखा था अपन ने कि राज्य है ना किसके लिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, उनके लिए वो उनके कल्याण के लिए प्रावधान कर सकता है वो, ठीक है। तो ये 1951 में मामला आता है, उसको जोड़ दिया था 1951 में चंपाकम दुरायराजन प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इस केस को सुप्रीम कोर्ट के मामले को मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो मामला होता है उसके प्रभाव को समाप्त करने हेतु 15(4) को जोड़ दिया जाता है। फिर 15(5) आता है। 15(5) में क्या बोलता है कि राज्य किसी भी निजी शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण दे सकता है, ठीक है। इसको 93वां संविधान संशोधन होता है, 93वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। फिर 15(6) आता है। 15(6) में बोला जाता है कि राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। इसको 103वां संविधान संशोधन आता है, ठीक है, 2019 में, उसके द्वारा इसको जोड़ा जाता है और 10% आरक्षण की बात कही जाती है। अब मैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करता हूँ, महत्व के बारे में। तो ये क्या कर रहा है, समान अवसर दे रहा है, सीधी बात है, समान अवसर है और न्याय की भावना को सुदृढ़ कर रहा है, न्याय की भावना को,
न्याय की भावना को सुदृढ़ कर रहा है। यह महिलाओं और बच्चों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए, किसके लिए? महिला हो गई, बालक हो गए और पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कि संवैधानिक आधार प्रदान कर रहा है। उत्थान के लिए संवैधानिक आधार प्रदान कर रहा है। ठीक है, देखो समान अवसर न्याय की भावना को सुदृढ़ कर रहा है। महिलाओं, बालकों और अन्य पिछड़े वर्गों के आधार, संवैधानिक आधार प्रदान कर रहा है। ठीक है, उत्थान के लिए। अगला है समानता की भावना का जीवंत उदाहरण है। समानता की भावना का जीवंत उदाहरण है। ठीक है, यह न केवल भेदभाव को रोकता है बल्कि कमजोर वर्गों के विकास के लिए, यह न केवल, क्या बोल रहा है, यह न केवल भेदभाव को रोकता है बल्कि कमजोर वर्गों के विकास के लिए, कमजोर वर्गों के विकास के लिए, कमजोर वर्गों के विकास के लिए सकारात्मक ठोस कदम उठाने की अनुमति भी देता है। सकारात्मक ठोस कदम उठाने की अनुमति भी देता है। देखो दोबारा से एक और बात करें, जो अनुच्छेद 15 होता है, देखो 15 के बारे में बात करें तो यह राज्य के किसी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा बोलता है कि अनुच्छेद भारतीय संविधान में, भारतीय समाज में समानता, न्याय और सामाजिक समरसता की भावना को ये स्थापित करता है। ठीक है, ये भेदभाव का निषेध करता है। ये बताता है कि शिक्षा के अवसर सबको मिलना चाहिए, नौकरी के अवसर सबको मिलना चाहिए। यानी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी को शिक्षा के अवसर या नौकरी के अवसर से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 15(2) में क्या बोला है कि भाई सार्वजनिक स्थल तक सबकी पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, केवल व्यक्ति को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उनको रोका नहीं जा सकता है। उनको क्या बोलते हैं, वंचित नहीं कर सकते हैं। किसी को तालाब, स्नानघर, सड़कों के उपयोग से, ठीक है, राजनीति से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग से ये जो संस्थाएं वगैरह होती हैं। ठीक है, अगला 15(3) में बताया गया कि राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए, ठीक है, उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रावधान कर सकता है। 15(4) में बताया गया कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, अन्य पिछड़े वर्ग हैं, उनके कल्याण के लिए, ठीक है, प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। 15(5) में कि राज्य जो किसी निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 93 संविधान संशोधन के पीए नामदार केस आया था। और अनुच्छेद 15(6) में बोला गया कि राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रावधान कर सकता है। संविधान संशोधन 103 2019 के हिसाब से। ठीक है, उसकी महत्व कारण देखा कि समान अवसर और न्याय की भावना को सुदृढ़ करता है। यह महिलाओं, बालकों और अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए संवैधानिक आधार को प्रदान कर रहा है। ठीक है, इसको बढ़ावा दे रहा है और समानता की भावना का जीवंत उदाहरण है। यह न केवल भेदभाव को रोकता है बल्कि ये कमजोर वर्गों के विकास के लिए सकारात्मक जो ठोस कदम उठाने की अनुमति भी देता है। इस टाइप से अनुच्छेद 14, 15 और 13 बहुत ही शानदार तरीक़ा से पढ़ लिए। अभी अपन 15 अनुच्छेद 16 के बारे में बात करते हैं।
अभी तक अपन ने अनुच्छेद 12 को देखा था। देखो अनुच्छेद 12 में क्या था, राज्य की परिभाषा के बारे में था। राज्य की परिभाषा, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या था, राज्य की परिभाषा। जो राज्य की परिभाषा है भाग 3 वह भाग 4 के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, राज्य की परिभाषा में अपन ने बात करी थी कि जो भारत सरकार है इसमें 4 प्रावधान होते हैं। भारत सरकार, वह संसद है ना, वह संसद। ठीक है, दूसरे में क्या थी, राज्य सरकार, वह विधानमंडल, और तीसरे था इसका स्थानीय प्राधिकारी। और चौथे था अन्य प्राधिकारी। ठीक है, भारत सरकार से तात्पर्य और संसद से तात्पर्य, संसद में राज्यसभा और लोकसभा आ जाती हैं। ठीक है, और विधानमंडल में क्या बोलते हैं, विधानसभा आ जाती है, विधान परिषद आ जाती है। स्थानीय प्रदेश, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ठीक है, जो जिला बोर्ड वगैरह आते हैं, स्थानीय जो ट्रस्ट वगैरह आते हैं, वो सब आते हैं। अन्य प्राधिकारी में क्या आता है, कोई ऐसी संस्था या व्यक्ति होता है जो कि क्या है कि जनहित के लिए कोई ऐसा कानून बनाता है और उसका आदेश देता है और उसको पालन करवाता है। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति या संस्था होती है जो जनहित के कार्यों के लिए आदेश दे और उस आदेश को मतलब जो पालन करवाए। ठीक है, तो इसको अपन अन्य प्राधिकारी कहते हैं। अनुच्छेद 13 पढ़ा था अपन ने। 30 में क्या देखा था कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनको अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में बात किया था। ठीक है, उसमें 4 प्रावधान थे। तो 13(1) का जो प्रावधान था उसमें कहा गया था कि राज्य जो अल्पीकरण संविधान के पूर्व या की जो विधियां हैं वो संविधान की पूर्व की असंगत करने वाली विधियां हैं तो उनको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। तो उसके समक्ष सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए थे। जैसे 2 सिद्धांतों के बारे में देखा था अपन ने। एक पृथक्करण का सिद्धांत देखा था। ठीक है, पृथक्करण का सिद्धांत। दूसरा था ग्रहण आच्छादन का सिद्धांत, ग्रहण आच्छादन का। ठीक है, पृथक्करण के सिद्धांत में क्या बोला था कि जो राज्य है, कोई ऐसी विधि है, मतलब मौलिक अधिकारों से असंगत कोई विधि है, ठीक है, असंगत कोई विधि है तो उसको अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, ना कि उसको मतलब शून्य किया जाएगा। हाँ, लेकिन उसका यदि मूल विधि ही यदि मौलिक अधिकारों से असंगत है तो उस पूरी विधि को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा आरएमडीसी केस था ना, उसमें बताया गया था। आरएमडीसी केस में कहा गया था कि केवल उस विधि को ही अलग किया जाएगा जो कि मूल अधिकारों के असंगत है। पूरी विधि को अलग करने के बारे में बात चंपाकम दोराई राजन में कही गई थी। ग्रहण आच्छादन के बारे में बात की जाती है तो ये संविधान की पूर्व विधियां पर ही लागू होता है। ठीक है, ऐसा दीपचंद बाद आया था। कौन सा दीपचंद बाद आया था 1959 में। ठीक है, उसमें कहा गया था कि दीपचंद बाद में कि संविधान के पूर्व की कोई ऐसी विधि जो कि मौलिक अधिकारों के असंगत होती है तो मौलिक अधिकार उसको शून्य नहीं करते हैं बल्कि मौलिक अधिकारों से ढकी रहती है वो। ठीक है, ढक लेते हैं। हाँ, आवश्यकता पड़ने पर संविधान संशोधन के माध्यम से उनको पुनर्जीवित भी किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में 13(1) हो जाता है। 13(2) था। 13(2) में तो कुछ नहीं था, मतलब सिंपल सा था कि भाई मौलिक अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, उसको कम नहीं कर सकते हैं, वो छीन नहीं सकते, मतलब मौलिक अधिकार खत्म नहीं हो सकते हैं। अमेरिका में ऐसा हो जाता है। तो 13(3) में देखा था। 13(3) में अपन ने देखा था कि 13(3), 13(4), 13(1) हो गया। और विधि के बारे में बात की थी कि भाई नहीं, 13(2) में बोला गया था। अच्छा, वो तो अलग सिद्धांत था, ग्रहण आच्छादन का सिद्धांत, आदित्य का सिद्धांत था वो, सॉरी। 13(1) में सीधा सा पृथक्करण के बारे में बात की जाती है, आच्छादन के बारे में बात की जाती है। ठीक है, 13(2) में यदि बात करता है तो कोई राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता है जो कि मौलिक अधिकारों से असंगत हो। राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता है जो कि मौलिक अधिकारों से असंगत हो। राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता है जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो। ठीक है, ऐसा बोला गया है। तो यहीं से अपन को पुनरावलोकन का सिद्धांत मिलता है, अपन को पुनरावलोकन का। ठीक है, और 13(3) के बारे में आता है
तो 13(3) में क्या आता है? 13(3) में तो बताता है कि 13(2) में ये आता है, 13(3) में विधि की परिभाषा के बारे में बात की जाती है। यहाँ पे विधि की परिभाषा, ठीक है, विधि की परिभाषा आती है। उसमें कई आदेश, नियम, विधायिका के द्वारा निर्मित जो कानून होते हैं, उपविधि होती हैं, विधि होती हैं, प्रथा होती हैं, अधिनियम होते हैं, सब आ जाते हैं। फिर 13(4) जो होता है 24वां संविधान संशोधन है ना, 1971 के द्वारा ये जुड़ता है, ठीक है। इसमें बोला गया 368 के अधीन जो संविधान संशोधन होते हैं वो अनुच्छेद 13 पर लागू नहीं होते हैं। फिर अनुच्छेद 1 अपने विधि का शासन भी पढ़ा था, ठीक है। विधि का शासन से तात्पर्य क्या था कि व्यक्ति के स्थान पर कानून का शासन होता है। ए बी डायसी ने सिद्धांत को दिया था, जो इंग्लैंड के विधिवेत्ता रहते हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समान संरक्षण, विधि के समान समता, विधियों के समान संरक्षण पर लागू होता है। पर अनुच्छेद 14 के बारे में देखा था, ठीक है, विधि के समान संरक्षण, इसमें बताता है कि मतलब भाई ये विधियों के समान संरक्षण के बारे में बात करता है, ठीक है। विधियों के समान समझ समता और विधियों के समान संरक्षण के बारे में बात करता है। विधि के समझ समता है वो इंग्लैंड से ली गई अवधारणा है, जो कि नकारात्मक होती है। इसमें किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिया सकता, किसी को पक्षपात नहीं किया सकता है, किसी को विधि से वंचित नहीं किया जा सकता है, बल्कि सभी को समान रूप से विधि की समझ समझा जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद जो विधि के समान संरक्षण की बात थी, संरक्षण में ये था कि भाई कि सभी को समान परिस्थिति में समान मतलब सुविधा दी जाएगी, संरक्षण दिया जाएगा, सभी को समान परिस्थिति में समान संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के बाद में बात करती थी अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में क्या देखा था कि भाई विविध का प्रतिषेध के बारे में बात की जाती है वहाँ पे, कि किसी को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विविध का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसमें अपन ने 6 क्लॉज पढ़े थे, 6 क्लॉज। तो पहले वाले में देखा था कि क्या था कि विविध का प्रतिषेध है कि शिक्षा के अवसर या नौकरी के अवसर से धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर उसको भेदभाव नहीं किया सकता उसके साथ में। फिर और दूसरे नंबर पर क्या था 15(2) में क्या देखा था अपन ने? 15(2) में देखा था कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर उसको सार्वजनिक स्थलों के उपयोग से नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। जैसे कुआं से पानी भरना, तालाब से पानी भरना, ठीक है, और नदी वगैरह, ठीक है, जो कि राज्य के द्वारा जो वित्त पोषित होते हैं, उन संरक्षण से को नहीं रोक सकता। होटल वगैरह, मनोरंजन क्लब वगैरह, यहाँ से कोई नहीं रोक सकता है। फिर 4 इसमें अपवाद पड़े थे, 15(3), 15(4), 15(5), ठीक है, और 15(6). 15(3) में क्या देखा था? राज्य स्त्री और बालकों के लिए उनकी सुरक्षा और कल्याण हेतु प्रावधान कर सकता है। 15(4) में क्या देखा था कि राज्य क्या बोलते हैं 15(4) में जो क्या बोलते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति और जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनके कल्याण के लिए, ठीक है, उनके सामाजिक उत्थान के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है, ठीक है। 15(5) में बोला गया कि जो राज्य के जो निजी शैक्षणिक संस्थान होता है आरक्षण की बात कही जाती है। 93वां संविधान संशोधन, ये प्रथम संविधान संशोधन के बारे में जोड़ा गया था उसको। फिर 15(6) में राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में इसको जोड़ा गया था। अब देखते हैं अपन 16 के बारे में। ये बोलता है अवसर की समता के बारे में बात करता है। लोक नियोजन में अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर भी लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियाँ। यहाँ पर भी अपन कम से कम 6 प्रावधान पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो 16(1) का प्रावधान होता है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लिखी है कि सभी नागरिकों को जो राज्य के अधीन नियोजन होता है या नियुक्ति होती है उसमें समान अवसर मिलेंगे, ठीक है। क्या है? सभी नागरिकों को, ठीक है। अच्छा, एक पहले बताया गया था कि अनुच्छेद 15 हो गया, अनुच्छेद 16 हो गया, अनुच्छेद 19 हो गया और 29 हो गया, 30 हो गया। ये जो 5 अनुच्छेद हैं ये केवल और केवल भारतीयों को मिलते हैं, केवल भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। और जितने सारे अनुच्छेद 14 से लगा करके अनुच्छेद 32 तक, यानी जितने सारे फंडामेंटल राइट होते हैं
वो भारतीयों और विदेशियों दोनों को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन 16(1) के बारे में। तो जितने सारे भारत के नागरिक हैं उनको नौकरियों में, ठीक है, नौकरी में हो गई, उनको समान अवसर या नियुक्ति का अवसर मिलेगा उनको। ठीक है, नियुक्ति का अवसर समान रूप से मिलेंगे, है ना। नौकरियों में समान अवसर या नियोजन, राज्य के दिन जो नियोजन होते हैं, अवसर होते हैं, ठीक है, नौकरियां होती हैं, लोक नियोजन, उसमें समान रूप से सभी को अवसर मिलेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति वही फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 16(2) में क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो 5 प्रावधान थे ना, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, धर्म कौन कौन से, धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश, ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश, जन्म स्थान, ये तो कौन से हैं, पुराने वाले हैं 5 प्रावधान। इसमें 2 और बन जाते हैं, कौन सा, उद्भव और निवास स्थान, उद्भव और निवास। ठीक है, उद्भव और निवास के आधार पर विभेद नहीं किया सकता है, इसके आधार पर विभेद नहीं किया सकता है। ठीक है, 15(2) में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार, ये तो 5 हो जाते हैं। ठीक है, 2 और जोड़ दिए जाते हैं, उद्भव और निवास। ठीक है, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन बात करें अपन भाषा के आधार पर, जैसे केरल में यदि PSC है, वहाँ पे हिंदी वाला नहीं अप्लाई कर सकता है भाई, वहाँ पे एक मलयालम होती है, वो वाला लैंग्वेज कंपलसरी होता है। ठीक है, जैसे पंजाबी है, पंजाबी में भाई, पंजाब की PSC में पंजाबी जो विषय है 10th में, वो कंपलसरी होना जरूरी है, वही व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो हालांकि इसका प्रावधान इसमें है नहीं, मतलब ये वाली बात नहीं लिखी गई है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल, वंश, है ना, उद्भव और निवास के स्थानों पर ये भेदभाव करेगा सिर्फ। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन होते हैं कुछ। लेकिन 16(3) में बात करते हैं अपन, 16(3) में आ जाओ तो निवास के आधार पर भेदभाव हो सकता है, संसद कर सकती है, निवास के आधार पर संसद कोई ऐसा प्रावधान बना सकती है। ठीक है, निवास के आधार पर संसद प्रावधान बना सकती है। कैसे बात करें अपन भाई, कि MP में कि मूल निवास स्थान होगा तभी आप कुछ फॉर्म डाल सकते हो। तो यहाँ पर इसके बाद संसद के बाद अधिकार है। 1957 में लोक नियोजन अधिनियम आता है। ठीक है, संसद ने लोक नियोजन निवास विषयक अधिनियम 1957, उसके तहत ये प्रावधान कर दिया था कि निवास के आधार पर संसद विषय प्रावधान बना सकती है। फिर 16(4) में आ जाओ। ठीक है, 16(4) में पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर नौकरियों से बात कर रही है लोक नियोजन में, तो 16(4). ठीक है, वहाँ पर 15(4) में अपन ने देखा था कि भाई पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है लोग, उनके कल्याण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 16(4) में पिछड़े वर्गों के लिए यानी SC ST OBC के लिए क्या सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है, शासकीय नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान। आरक्षण का प्रावधान होता है। ठीक है, यह प्रावधान जो प्रावधान था, इस सामाजिक न्याय की दिशा में बहुत बड़ा कदम था। सामाजिक न्याय की दिशा में बहुत बड़ा कदम था। ठीक है, अब इसमें मैं बात करता हूँ 1953 में कुछ केसेस देख लें यहाँ पर। 1953 में काका कालेलकर आयोग आता है, काका कालेलकर आयोग। ठीक है, काका कालेलकर आयोग आता है। यह पिछला वर्ग से संबंधित पहला आयोग होता है। ठीक है, जिसने अपनी 1955 में रिपोर्ट रखी थी। ठीक है, इसमें बताया गया कि 2399 OBC जातियाँ हैं, इतनी 2399 OBC। फिर उसके बाद में आता है मंडल आयोग। मंडल आयोग आता है। ठीक है, मंडल आयोग आता है कब, 1979 में। इसकी जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी, तब इसका गठन किया गया था। ठीक है, किसका, मंडल आयोग का। तो इसकी जो अध्यक्ष थी BP मंडल साहब अध्यक्ष थे इसकी, BP मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1980 में पेश की थी। और रिपोर्ट में बताया गया कि भैया कि OBC की जो जनसंख्या है भारत में 52 से लगा करके 54% जनसंख्या है। ठीक है, यानी 3400
3,700 के 43 के समथिंग ओबीसी जातियाँ हैं जिनको कम से कम 27% आरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, 27% आरक्षण देना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि क्या हुआ था 1980 के टाइम पे इमरानी देसाई सरकार गिर जाती है और क्या बोलते हैं इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है, तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था बिल्कुल। ठीक है, रिपोर्ट संधि अवस्था में चली जाती है। फिर 1989 जैसे ही क्या बोलते हैं राजीव गांधी की मौत होती है, ठीक है, मृत्यु होती है, तो 1989 से 90 के बीच में कौन वीपी सिंह सरकार आती है। वीपी सिंह सरकार एक टर्म खेलती है और सीधी सी हैगी राष्ट्रीय मोर्चा की क्या बोलते हैं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के द्वारा, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के द्वारा ओबीसी का जो कौन से बीपी मंडल था की रिपोर्ट थी उसको लागू कर देती है। ठीक है, लागू कर देती है और 27% आरक्षण की घोषणा कर देती है। तो केवल सरकारी नौकरी में आरक्षण लागू होगा ऐसा उसने बोला था। ठीक है, और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को स्थगित रखा गया। ठीक है, अगला है 1992 में इंदिरा गांधी वाद आता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, उसने कुछ क्वेश्चन रखे थे वहाँ पे इंदिरा गांधी वाद 1992 में केस आता है। तो 9 जजों की पीठ बैठती है। ठीक है, उसमें जो मुख्य न्यायाधीश सीजीआई रहते हैं, सीजीआई एमएच कानिया साहब होते हैं, एमएच कानिया। ठीक है, एमएच कानिया होते हैं और ये निर्णय 6-3 से दे दिया जाता है इंदिरा गांधी के ये वाला जो केस होता है। तो इसमें बताया गया कि जो 27% आरक्षण है वो वैध है। ठीक है, 27% आरक्षण वो वैध है। हालांकि मतलब ये क्वेश्चन करते हैं कौन इंदिरा साहनी कि भाई जो 27% आरक्षण दिया गया है क्या वैध है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि आरक्षण की जो सीमा कितनी रहेगी। ठीक है, सीमा कितनी रहेगी आरक्षण की सीमा। ठीक है, तीसरा होता है पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ी जो बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड वैगन जो होती है उनके बारे में पूछा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 27% आरक्षण वैध रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने कि भाई कोई व्यक्ति क्रीमी लेयर के दायरे में आता है तो उसको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अधिकतम आरक्षण की सीमा उस टाइम पे बोला कि 50% से ज़्यादा सीमा नहीं हो सकती है। पदों में जो पदोन्नति के बारे में इसने मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कैरी फॉरवर्ड के बारे में मना कर दिया था। ठीक है, हालांकि आगे और केस आते हैं जैसे कि बात करता हूँ मैं अनुच्छेद 16(4) में। अनुच्छेद अभी देखा अपन ने 16(4) पढ़ रहे थे, अभी अनुच्छेद 16(4)A, अनुच्छेद 16(4)A। तो इसमें क्या था कि मतलब 4 क्वेश्चन थे, कौन कौन से थे। ओबीसी को आरक्षण 27% आरक्षण देन सही है कि नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ इट्स वैलिड। ठीक है, अगला दूसरा था कि अधिकतम सीमा आरक्षण कितनी 50%। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था पदोन्नति में आरक्षण उचित है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था इस पर। कैरी फॉरवर्ड नियम लागू हुआ नहीं हुआ इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था। फिर 16(4)A में ठीक है अगला संविधान संशोधन होता है। ठीक है, 77वां संविधान संशोधन। कौन सा 77वां संविधान संशोधन 1995 में। ठीक है, 1995 में। तो इसमें SC/ST को क्या बोला था कि इसमें अपन रिजर्वेशन विद प्रमोशन कर सकते हैं, रिजर्वेशन विद प्रमोशन। ठीक है, यानी आरक्षण में पदोन्नति, आरक्षण भी साथ में, आरक्षण के साथ में पदोन्नति भी दे सकते हैं अपन, क्योंकि भाई इनकी स्थिति बहुत गुरुतर है तो इनको देना पड़ेगा यदि समाज की मुख्य धारा में लेकर आना है तो ये वाला केस वैलिड कर दिया था अनुच्छेद 16(4) है। इसमें इससे पहले वीरपाल सिंह निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें क्लियर मना कर दिया था। इसके जस्ट उलट एक निर्णय आया था 85वें संविधान 77वां संविधान संशोधन, 77वां संविधान संशोधन। उसमें बोला कि भाई रिजर्वेशन विद प्रमोशन यानी पदोन्नति में आरक्षण होना जरूरी है। फिर 85वें संविधान संशोधन आता है, उसमें परिणामी ज्येष्ठता के बारे में बात की जाती है। ठीक है, ये सीनियरिटी के हिसाब से कोई व्यक्ति है तो उसको तो मतलब रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला होता है 16(4)B। 16(4)B देखो 2 केस मना कर दिए थे किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो 16(4)A में ठीक है 16(4)A में 77वां संविधान संशोधन के माध्यम से प्रोन्नति में आरक्षण के बारे में बात कही थी। ठीक है, 16(4)B में बोला कि सेवाओं के आरक्षण में अग्रनयन के नियम, जो क्रीमी लेयर वाला फंडा था ना, सेवाओं के आरक्षण में अग्रनयन के नियम। देखो ये नियम क्या होता है, हालांकि इसको 81वां संविधान संशोधन कब आता है 2000 में आता है। ठीक है, तो इसमें इस केस को कंसीडर कर लिया गया था। ये क्या रहता है, मान लो ऐसे सिंपल से बताता हूँ मैं कि 100 वैकेंसी है, उसमें से यदि
15 वैकेंसी SC की हैं, ठीक है, और ST की 7 वैकेंसी हैं, और OBC की सेंट्रल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं 27 रहती है, ठीक है। तो और 50 UR में अनरिजर्व है, ये सारी भर जाती हैं, ये भी भर जाती हैं। और मान लो और इनमें से यदि मेरी 6 वैकेंसी बच जाती हैं, यानी केवल 9 वैकेंसी भरती हैं, इसमें से 3 वैकेंसी बच जाती हैं, यानी 4 वैकेंसी भर जाती हैं। तो इनकी 6 वैकेंसी बच रही हैं, यहाँ पे 3 वैकेंसी बच रही हैं, ठीक है। तो जब भी आगे कोई भर्ती होती है तो फिर दोबारा से 100 वैकेंसी आती हैं, तो 100 में यदि 15 इनको मिलती है SC को, ठीक है, ST, OBC और UR 6, 27 और 50, ठीक है। तो इनकी 15 + 6 21 भर्ती मानी जाएगी, 21 सीटें रहेंगी। यहाँ पर 6 + 3 पहले की रही हैं, तो यहाँ पर 9 सीटें रहेंगी इनकी, ठीक है, ना कि 6। यानी जो पहली वाली जो वैकेंसी थी वो यहाँ पर नहीं जुड़ी, 6, 3, 9, 1 से 9 नहीं होंगी टोटल, वो नहीं, वो उन्हीं के कोटे में जाएंगी वो। तो ये बहुत अच्छा निर्णय था एक टाइप से, मतलब यदि ऐसा गलत होता है तो गलत ही होता है वो, ठीक है। अपन जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिए इन्हीं को अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एग्जाम कोड की दृष्टिकोण है, एग्जाम कोड की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और इन्हीं को अपन को लिखना है। तो 16(4)A में क्या आता है, परोन्नति में आरक्षण के बारे में बात की जाती है, ठीक है, जो कि 77 संविधान के लागू कर दिया था है। 16(4)B में सेवाओं के आरक्षण में अग्रनयन के नियम के बारे में बात की जाती है, जो कि 81वें संविधान संशोधन 2000 में आता है, ठीक है। अगला होता है अनुच्छेद 16(5), इसमें धार्मिक संस्थानों में धर्म के आधार पर नियुक्ति के बारे में बात की जाती है। धार्मिक संस्थानों में धर्म के आधार पर नियुक्ति की अनुमति की बात की जाती है। जिस भी धर्म की संस्था हो, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, तो उनको उसके हिसाब से उनके मंदिरों में पुजारी वगैरह की जो नियुक्ति होती है ना, वो अनुच्छेद 16(5) में बात की जाती है। धार्मिक संस्थानों में धर्म के आधार पर नियुक्ति के बारे में बात की जाती है। 16(6) में तो 103वें संविधान संशोधन पर देखा आपने, तो आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को 10% का आरक्षण देने के बारे में बात की जाती है, ठीक है। दोबारा देखते हैं अपन अनुच्छेद 16 को। देखो क्या होता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता होती है। क्या बात है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। तो यहाँ पर 16(1) आता है। 16(1) में सभी नागरिकों को राज्य के अधीन जो नियुक्तियाँ होती हैं, ठीक है, राज्य के अधीन नियुक्तियाँ होती हैं, राज्य के अधीन नियोजन होता है, उसमें सभी को समान अवसर मिलेगा, ठीक है। 16(2) में क्या वो होता है कि किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है, मतलब उसको यहाँ पर 2 अलग से प्रावधान कर देता है। कौन सा, जन्म स्थान, 2 प्रावधान और कर देता है, उद्भव और निवास, इनका भेदभाव नहीं करेगा वो। 16(3) के बारे में बात करता है कि निवास के आधार पर संसद भेदभाव कर सकती है, विशेष प्रावधान बना सकती है, ठीक है। 16(4) में क्या है, 16 पिछड़े वर्गों के लिए शासकीय नौकरियों में आरक्षण के बारे में बात की जाती है, ठीक है। फिर 16(4)A भी आता है यहाँ पे, ठीक है। 16(4)A में इसमें क्या बोला था, 16(4)A में प्रोन्नति में आरक्षण के बारे में बात की जाती है। 16(4)B में 16(4) अग्रनयन के नियम के बारे में बात की जाती है। 16(5) में क्या, धार्मिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर नियुक्ति की अनुमति की जाती है। धर्म के आधार पर, धार्मिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और 16(6) में बात की जाती है, 16(6) में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए 10% आरक्षण के बारे में बात की जाती है, ठीक है। यहाँ पे 2 अपन ने किस पढ़े थे, अपन ने काका कालेलकर का किस पढ़ा था, कौन सा, काका, एक बार, काका कालेलकर, ठीक है। काका कालेलकर का 1953 में गठन होता है इस आयोग का, और 1955 में अपनी रिपोर्ट देता है। उसमें 2399 OBC की जाति बताता है, ठीक है। फिर उसके बाद मंडल आयोग आता है, ठीक है, मंडल आयोग आता है, ठीक है। और मोरारजी देसाई की सरकार में इसका गठन होता है, BP मंडल इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। 1980 में ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है और अपनी बताता है कि 3,743 52 से 54% के करीब OBC की आबादी है, इसको 27% आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। तो सरकार गिर जाती है। फिर 1980 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के नेतृत्व में BB सिंह की सरकार आती है,
ठीक है। तो वो 70% आरक्षण के उसको प्रावधान उसको तुरंत लागू करती है। केवल सरकारी नौकरी में आरक्षण के बारे में बात कहती है, ठीक है। और शैक्षणिक सत्ता में आरक्षण को स्थगित रखा गया था। 92 में इंदिरा गांधी ने इसको मतलब चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में, और 4 क्वेश्चन के बारे में बात की है कि क्या ओबीसी को 70% आरक्षण मिलना चाहिए, क्या वैध है कि नहीं है, अधिकतम सीमा आरक्षण कितनी होनी चाहिए, पदोन्नति में आरक्षण उचित है या नहीं है, और जो अग्रनियम के नियम है वो सही है नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को 70% आरक्षण दे दिया था और वैध कहा था, लेकिन उसमें बोला कि मलाई तरफ परत सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है, और अधिकतम सीमा आरक्षण की 50% ज़्यादा नहीं हो सकती है, और पदोन्नति में आरक्षण और कैरी फॉरवर्ड के नियम को मना कर दिया था। हालांकि 16(4)(a) में पदोन्नति में आरक्षण के बारे में बात की जाती है 77वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और 16(4)(b) में 16(4) अग्र नियम के नियम 81वें संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ दिए जाते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।